नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने साइंस का जो एक चैप्टर था पहले, वो हम लोग एक पढ़ चुके हैं, भौतिक मापन। अब उसके बाद जो हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, उसको पढ़ेंगे आज हम। अब परमाणु संरचना में क्या-क्या है उसको देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव हमने नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो परमाणु संरचना का जो वीडियो है, एक पार्ट में नहीं बनने वाला है। इसलिए जो अंतिम हमारा पार्ट होगा इसका, उसमें पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें लगाया जाएगा। तो अभी एक वीडियो में जहाँ तक हो सके हम इसमें कवर करेंगे, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें पूरे इस परमाणु संरचना का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लगाएँगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। हम लोग आज देखेंगे परमाणु संरचना, आखिर परमाणु संरचना है क्या, और इस परमाणु संरचना का सिद्धांत किस-किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में, परमाणु है क्या आखिर? और सबसे पहले परमाणु का खोज किसने किया था ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है इसको देखेंगे हम लोग। हमारा जो परमाणु क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 400 ईसा पूर्व परमाणु के अस्तित्व को भारतीय महर्षि कणाद एवं ग्रीक के दर्शन शास्त्र डिमोक्रिटस ने प्रस्तावित किया था। यानी कि जो परमाणु का अस्तित्व है उसको सबसे पहले महर्षि कणाद और ग्रीक के जो एक दर्शन शास्त्री डिमोक्रिटस जो था, वो सबसे पहले परमाणु के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। कब किया था? 400 ईसा पूर्व में। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते चलिएगा। आगे देखिए, उनके अनुसार परमाणु के द्रव के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी संरचनात्मक भाग होता है द्रव का, उससे परमाणु को प्राप्त किया जाता है, और उस परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी कि किसी कण को उससे अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसे परमाणु कहते हैं ना। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा शब्द एटोमियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। अगला हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यानी कि जो डाल्टन परमाणु का सिद्धांत दिए थे, उनका परमाणु सिद्धांत क्या था उसको देखेंगे हम। देखिए, वर्ष 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि डाल्टन अपना परमाणु सिद्धांत कब दिए थे? 1808 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिएगा। और यह द्रव का जो परमाणु सिद्धांत दिए थे, उसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं ना। डाल्टन के सिद्धांत की जो विवेचना है उसे हम निम्नलिखित प्रकारों से देख सकते हैं। देखिए, नीचे दिया गया है। सभी द्रव परमाणु से बने होते हैं। यानी कि जो भी द्रव है हमारा, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, जो भी द्रव होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जो हमारा जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जितने भी द्रव हैं परमाणुओं से बने होते हैं। आगे देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यानी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, जिनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना, और जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, जिन्हें परमाणु अविभाज्य, यानी कि ना ही उनका सृजन होता है, यानी कि ना उनका जन्म होता है और ना ही उनका विनाश होता है। अब देखिए, ये किसका सिद्धांत है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। आगे देखिए,
एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु के द्रव्यमान और उसका रासायनिक जो गुणधर्म होता है वो एक समान होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। यानी कि जो भी तत्व है अगर एक से अधिक है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो उसके निश्चित अनुपात से जो उसका संयोजन होगा यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया होगा उसके संयोजन से एक अलग यौगिक बनेगा। ये हो गया हमारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। और उसका देखिए और क्या है इसमें, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु होता है उसकी जो सापेक्ष संख्या होती है एक निश्चित प्रकार की होती है कि प्रकार उसका जो भी होता है निश्चित होता है। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है अपर्माणिक कण। अपर्माणिक कण इसको देखेंगे हम। देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सर जे थॉमसन जो थे एक वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर, इतने इतने सारे वैज्ञानिक जो थे वो अपने अध्ययन के निष्कर्ष से यह निकाला कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कई अपर्माणविक कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो भी परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये जो है वो कई अपर्माणविक कणों से मिलकर बना होता है। किसने निकाला था? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर जो भी वैज्ञानिक था, इन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भी परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के कई अपर्माणविक कणों से मिलकर बना होता है। जिसके बारे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे है हमारा अगला हमारा टॉपिक है, देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा की गई। यानी कि जो कैथोड किरण है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। ये जो जे थॉमसन जो थे 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब आगे देखेंगे। इस प्रयोग में जब विसर्जन नलिका में दाब को निर्वातन द्वारा 10⁻⁶ वायु पर नियंत्रण करके उच्च वोल्टता प्रयुक्त की गई तो कैथोड किरण से ऋणावेशित कण की धारा आरंभ हुई, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, इन किरणों को कैथोड किरणें भी कहा जाता है। यानी कि थोड़ा सा समझेंगे। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ तो उस टाइम में किसने किया था? जे थॉमसन ने। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, कब किया था? 1897 ईस्वी में। उसने क्या किया था कि इस प्रयोग में जब विसर्जन नलिका यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में दाब को निर्वातम द्वारा, वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम देखे होंगे, वैक्यूम द्वारा 10⁻⁶ वायु पर नियंत्रण करके उच्च वोल्टता प्रयुक्त की गई तो कैथोड से ऋणावेशित कणों की धारा आरंभ हुई, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन किरणों को कैथोड किरणें भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। आगे है कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती बल्कि इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। आगे है, उदाहरण के अनुसार टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। यानी जो टेलीविजन चित्र वाला जो नलिका होता है वो कैथोड किरण नलिका होती है। आगे देखेंगे। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करता है। और जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के का जहाँ अनुपस्थिति होता है, जहाँ उपस्थित नहीं होता है, जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत जहाँ अनुपस्थित रहता है, वहाँ
कैथोड किरणों की दिशा सीधी होती है और वह सीधी दिशा में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणें का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। आगे देखेंगे। कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश हमारा जो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, उसको देखेंगे। आगे देखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है किस प्रकार से देखी जा सकती है, इसको देखेंगे। तो जो हमारा साइंटिस्ट है आर ए मिल्कन, जिसका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1953 में हुआ था। वो आर ए मिल्कन ने क्या किया था, आर ए मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाती है। यानी कि तेल बूंद प्रयोग एक विधि तैयार किया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए, जिसे तेल बूंद प्रयोग भी कहा जाता है। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुने 10 के पावर -19 C होता है, जो विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.60217 गुने 10 के पावर -19 C है। आगे देखेंगे। थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। इसको देखेंगे, लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। आगे हम लोग देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, किसने किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज से पूर्व ही गोल्डस्टीन ने, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था उसके पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल किरणों का नाम दिया था। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इस अपरमाणु कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसे प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन की खोज। जब बेरिलियम पर तीव्र गति के अल्फा कण टकराते हैं तो विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं, जिनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चैडविक ने इन कणों की खोज वर्ष 1932 में किया था। आगे देख, हमारा अगला टॉपिक है अन्य अपरमाणुवीय कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ करके जो अन्य कण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, परमाणु में अस्थायी मूल के अतिरिक्त कुछ अन्य अपरमाणुवीय कण भी उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि जो अस्थायी कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको छोड़ करके कुछ दूसरा अपरमाणुवीय कण भी उपस्थित हो सकते हैं, परंतु इनका अस्तित्व निश्चित नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। इन्हें अस्थायी मूल कण भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु मॉडल। देखिए, आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। इनका विवरण निम्न है, जो इसको हम पढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो परमाणु मॉडल हैं, जो वैज्ञानिक ने खोज किया था, जो भी परमाणु का, उसका अलग अलग मॉडल तैयार किया गया है पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है थॉमसन मॉडल। यानी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको देखेंगे हम लोग। थॉमसन मॉडल को 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। इसे प्लूम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग तथा तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। आगे है, इसके अनुसार
इसके अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। यानी कि जो भी थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके अनुसार धनावेशित गोले का जो गोले का धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। यानी कि तरबूज मॉडल जो जिस प्रकार से होता है कि तरबूज में उसका जो बीज होता है वो धंसा रहता है, उसी प्रकार से जो परमाणु मॉडल होता है उसमें उसका धनावेशित गोला बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, बिल्कुल तरबूज की तरह। आगे हम देखेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। आगे है हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम थॉमसन को पढ़ चुके हैं, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार से है उसको देखेंगे। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। प्रेक्षणों और इसके परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। आगे है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में बहुत तेजी से गमन करते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। इस ऑर्बिट में क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में बहुत तेजी से गमन करता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पढ़ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधित रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। यानी कि जो नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु कितना छोटा है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, और उसको ये अविभाज्य होता है परमाणु, उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। उसके तुलना में जो नाभिक होता है बहुत ही काफ़ी कम होता है। अब देखिए, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां भी थी, उसका वो हमारा अगला टॉपिक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी उसको हम लोग देखेंगे। वृत्तीय मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। ये उसका एक कमी थी। अगला है हमारा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। यदि ऐसा होता तो परमाणु अस्थायी होते, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। ये उनका परमाणु मॉडल का जो कमियां था वो हम लोग पढ़ें। आगे हम लोग इसका अगला पार्ट जो भी होगा, जो भी टॉपिक होगा उसको अच्छे से करेंगे, और अंतिम इसका जो पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव उसमें आपको डालेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए, धन्यवाद।